अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 10। और जो हमारा इसका टॉपिक होगा वो रोल ऑफ़ तीतू मीर होगा, जो सैयद नासिर अली के नाम पर बड़ा मशहूर है। और उनको हमने अवार्ड दिया तीतू मीर का। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो रोल ऑफ़ शाह इस्माइल शहीद था, जिनके मुतालिक हमने पूरी डिस्कशन की थी। और सूफिज़म के कॉन्सेप्ट में इनका नाम भी सबसे अहम आता है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके पास जो सवाल आता है बोर्ड में, और बोर्ड में आपके पास जो यूनिवर्सिटी लेवल में जो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, इसके कहीं तरीके से वेरिएशन हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन जो सीधा सीधा पूछा जाता है, आप बताएं कि जो मूवमेंट जो तहरीक उन्होंने शुरू की थी, लॉन्च की थी तीतू मीर ने, वो इस्लाम के हिसाब से और मुसलमानों के हिसाब से बरसगीर में क्या अहमियत रखती है। ठीक है। अब ये सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो तितरू मीर का जो सबसे अहम होता है, उनका नाम जो असली नाम था वह सैयद मीर नासिर अली था। और ये बड़े मशहूर थे तितुर मीर के नाम से। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर्स है और रिफॉर्मेशन और इंडिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ बंगाल के हिसाब से। अच्छा देखो, रिफॉर्मेशन आप समझ गए होगे कि कहीं ना कहीं वापसी का अमल हो रहा है, रिवाइवलिस्ट का अमल हो रहा है। और मुसलमान जो सबसे ज़्यादा बंगाल में बसे हुए थे, जो आज के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश अभी भी मुसलमानों का ही है। तो उस वक्त के हिसाब से भी जो सबसे अहम किरदार रहा, जो आज़ादी के हिसाब से रहा मुसलमानों की बंगाल में, उनमें तितुर मीर का नाम भी शामिल है। अच्छा, तीतू मीर जो उनकी पैदाइश है वो 1782 यानी कि 1782 में पैदा हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट परागनस में। ठीक है ना। अब परागनास में अगर आपने नोट करा हो तो ये बाकायदा बंगाल का वेस्ट एरिया आता है, जहाँ पर सबसे अहम जो मुफक्रीन हैं यहीं पे पैदा हुए हैं। और इनका जो कॉन्सेप्ट रहा है वो पॉलिटिक्स में रहा, यानी कि ज़्यादातर इनकी जो तर्ज अमल रहा वो सियासत में रहा। और सियासत के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके वक्त में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा उम्दा कामयाबियाँ हासिल की। और उन्होंने अपना कैरियर जो आगाज़ किया था, जो अपना एक प्रोफेशन आगाज़ किया था, वो कहाँ से स्टार्ट किया? वो 1819 में इन्होंने आगाज़ किया मक्का में। अच्छा, मक्का से जब इन्होंने अपनी तालीम हासिल की, यानी कि मुफक्रीन से मिले, उलमाओं से मिले, तो उनमें सबसे ज़्यादा मुतासर हुए ये वो किनसे हुए? सैयद अहमद शहीद से। और सैयद अहमद शहीद का कॉन्सेप्ट भी जिहाद का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब ये चीज़ें जो बंगाल में तितुरमीर का जो सबसे अहम रिफॉर्मेशन थी वो इसी बिहाफ पर थी। और वहाँ पे निकल बारिया यानी कि जो कलकत्ता की जो विलेज आ रही थी, उधर से ग्रेजुअली जितने भी मुसलमान थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनके मुर्शिद थे, वो यहीं से निकले। अब प्रगनास का जो डिस्ट्रिक्ट था वो बहुत ज़्यादा उम्दा भी था और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी था। लेकिन बेटा देखो, इसमें एक अहम बात ये भी आती है कि तितुर मीर का जो मेजर कॉन्सेप्ट जो निकला वो कहाँ निकला? ज़मींदार के ऊपर। अच्छा, हिंदुओं के ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स उस वक्त जितना भी वो काम ले रहे थे मुसलमानों से, या अपनी जेनेटरी से, जो उनके पास नौकर या जो उनके काम करने वाले वर्कर्स थे, उनके हिसाब से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये कहती थी कि बिल्कुल इक्वल राइट्स दें। लेकिन वहाँ के मुसलमानों को डिप्रेस किया जाता था, डिजनरेट किया जाता था, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली के हिसाब से। अच्छा, सियासी, माशी और समाजी या इक़्तिसादी लिहाज से अगर आप किसी को पीछे कर दोगे तो उसका जहन ऑटोमेटिक ये बन जाएगा कि वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और फिर कृष्णा देव राय जो उस वक्त के बहुत बड़े ज़मींदार थे, उनके हिसाब से एक स्पेशल टैक्स दिया जाता था, यानी कि एक आपको पता है कि लगान लिया जाता है। लेकिन लगान मुसलमानों के जो उस वक्त के किराएदार, यानी कि किराए की ज़मीन पे थे, टेनेंट्स उनके हाथ में थे, तो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। और इसी टैक्स कलेक्शन के जो मुखालिफ खड़े हुए, वो कौन खड़े हुए? सैयद मीर नासिर अली, जिनको हम तीतू मीर बोलते हैं। अच्छा, ये जो पिनेटिव एक्सपीडिशंस जो मैंने लिखा हुआ है, ये होती है सज़ाएँ। अच्छा, ये पनिशमेंट जो थी, ये सिर्फ उन्हीं गांव लोगों के या उन्हीं मुसलमानों के लिए होती थी जहाँ पे ये टैक्स कलेक्शन के हिसाब से कोई आवाज़ उठाता था। अब ये यहाँ पे लूट मार भी हो रही है घरों के हिसाब से, मस्जिदें जलाई जा रही हैं, मुसलमानों को जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है। लॉ कोर्ट्स में जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। अब ये क्या मुकाम है? ये क्या ऐसा शो करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों ने जो यहाँ पर अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ था वो बिल्कुल ही अब ख़त्म है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोजीशन जो उस वक्त थी प्रिंसिपरी की, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों को अपॉइंट किया जाता कमांडर फोर्सेस में, उनमें सबसे अहम जो सैयद मीर नासिर अली के जो अहम थे वो मिस्कीन शाह साहब थे, एडवाइज़र थे।
और मासूम जो थे वो कमांडर इन फोर्स में आए क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस कायम करना शुरू कर दी। अब ये उसूलन तो बहुत ज़्यादा एक अहम बात ये हो गई थी कि जब भी आपके साथ कोई राइट आपको नहीं देता तो बगावत तो होती है बेटा, बगावत कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं बगावत का अलमिया आना शुरू होता है क्योंकि आपके राइट्स ख़त्म हो गए। अब आपके राइट्स जब ख़त्म हो गए तो उन्होंने अपना एक पूरा फोर्ट्रेस बनाया था अपने विलेज में, निकाल बरिया में बम्बू का पूरा फोर्ट्रेस था। और वहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन ये थी कि इनको बाकायदा अरेस्ट करने का वारंट जारी हुआ। और जब अरेस्ट करने का वारंट जारी हुआ तो उसके अलावा जो आर्मी में लोगों को भर्ती करके इनके पीछे भेजा गया वो कितने थे कि 100 इंग्लिशमैन थे और 300 नॉन इंग्लिशमैन सोल्जर्स थे। अब ये यहाँ पे ज़रा हिस्ट्री मैनिपुलेट कर जाती है कि लोगों ने इनके पीछे भेजा या इन्होंने ये आर्मी पूरी तश्कील की। क्योंकि बेटा देखो, जब आप किसी के रेजिस्टेंस में जब आते हो ना तो कहीं ना कहीं लोग आपके साथ मिलकर भी काम करते हैं। क्योंकि अब आप बताओ ना इंसाफ़ी जब हो रही हो और मुसलमानों को दिख रहा हो कि पक्की ना इंसाफ़ी हो रही है, पक्की ना इंसाफ़ी, यानी कि अब आपको कोई है ही नहीं, आपका अब कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि आपको कोई राइट मिलेगा, तो फिर वहाँ पर ये मुजाहिदीन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि इन्होंने बाकायदा उस वक्त वहाँ उस वक्त के लिहाज से अंग्रेज़ों के साथ और हिंदुओं के साथ मिल के लड़ा। अब मिल के लड़ने का मतलब ये कि बंगाल में ये दूसरी सबसे अहम जंग थी जो सैयद अहमद शहीद के बाद शुरू हुई। पहले सिखों से हुई, अब हिंदुओं से हो रही है। ये इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि बिकॉज ऑफ राइट्स। अब राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, हक नहीं मिल रहा, टैक्सेस आप दिए पे दिए जा रहे हैं, स्पेशल टैक्स आप अलग दे रहे हैं, फिर आपको इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल के हिसाब से पीछे किया जा रहा है, तो मुसलमान कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना बेटा कि वो ज़बरदस्ती हरकतें करें। मैं आपको उस वक्त के लिहाज से बात बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री में हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल्स, दानश्वर, इंडियंस हों, अमेरिकन्स हों, ब्रिटन्स हों, पाकिस्तानी हों, आज ये मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ है और ये गलत हुआ उस वक्त। लेकिन अगर आप देखा जाए तो उस वक्त सुपीरियर इक्विपमेंट के लिहाज से ब्रिटिश बहुत आगे थी और वही सारा इकदाम किसको दे रहे थे? हिंदुओं को। तो मुसलमानों को क्या कसूर है? यानी कि वो रूलिंग अथॉरिटी से हट गए तो इट मीन्स आप उनके सबके राइट्स ख़त्म कर दो, यानी कि सभी ख़त्म हो गए, सभी एक पेज पर आ गए, सारे मुसलमान एक ही हो गए। अब ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। और फिर अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट सेक्रीफाइस जो थी, कुर्बानी दी, वो मुसलमानों ने इस फाइट में दी, इस जंग में दी। और एंग्लो हिंदू राज को जो उस वक्त ब्रिटिश का इम्पीरियलिस्ट कॉम में साथी थे और हिंदू कैपिटलिस्ट थे सरमादार, उनके खिलाफ ये जंग हुई और इसमें वो शहीद हुए। अब वो शहीद इसलिए हुए क्योंकि उनको पता था कि जिहाद का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, लेकिन इस्लाम सिर्फ एक चीज़ को बड़ी अहम तरजीह देता है, वो है राइट्स एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने यहाँ पे कायम करना शुरू कर दी है कि सिर्फ आप उन्हीं को उनके राइट्स देंगे जिनका रिवाज कायम है और जिनका अपना हिसाब से उनके राइट्स को यानी कि उनके हक को मिलेगा, तो फिर हमारे राइट्स कहाँ गए? हम किधर गए? हम लोग का क्या कसूर? बीइंग एज अ मुस्लिम उस वक्त के हिसाब से यानी कि हमारा तो कोई कसूर था नहीं। अब जिनके हिसाब से मुग़लों का और जो भी मैटर रहा जिसकी वजह से हमारा जो ज़वाल आया, वो सारा का सारा गुबार अगर आप सारे मुसलमानों पे डाल दोगे तो फिर तो गलत हो गई ना ये बात, बहुत ही गलत बात हो गई। अब जिसकी गलती आप उसको ही पकड़ोगे ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जिनकी गलती ना हो आप उनके घरों में जाके उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाओ, जबकि मुसलमानों ने ये आज तक किसी के ऊपर नहीं किया, ना हिंदुओं पे किया, ना ईसाइयों पे किया, ना ब्रिटेन्स पे किया, किसी पे नहीं किया। हाँ, उन्होंने जो इंसाफ का तकाजा रखा वो इखलाकी रखा और इखलाक की वजह से उन्होंने तलवारें उठाई। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, आपके ऊपर का आपकी इखलाक की बात आ गई, आपके बिहेवियर की बात आ गई, आपके रवैये की बात आ गई, तो कहीं ना कहीं तो आप भी खड़े हो जाते हो, स्टैंड अप हो जाते हो। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो और फिर आपको बोला जाए कि नहीं आप गलत काम ही कर रहे हो, तो फिर आप भी स्टैंड अप हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि यार देखो मेरे साथ गलत हो रहा है। जब गलती हो रहा है तो गलत होकर ही ख़त्म करें, एक कॉमन सेंस की बात है ना यार। तो ये वो चीज़ें थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान कायम कर रही थी। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ समझ में आ गई और आपको पता हो इनके मुतालिक बहुत ज़्यादा अहम बातें बताओ तो तब भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।